हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग प्लेन की सेकंड केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जितने भी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं या वन मार्कर्स हैं या डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स हैं जो पहले ले लिए गए हैं या इन दिनों लिए जा रहे हैं, उन सबको आप अच्छे से समझिएगा, करिएगा और उनको नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। आइए केस स्टडी 3D की केस स्टडी पर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन। जितना भी मटेरियल है या तो ऑलरेडी आपके स्कूल में आ चुके होंगे क्वेश्चंस, या कुछ इस तरह का मटेरियल स्टूडेंट्स हमें भेजते रहते हैं और हम इस तरह के क्वेश्चंस बनाकर वापस पोस्ट करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड वाइल पेट्रोलिंग सॉ अ सस्पिशियस बोट विद पीपल। They were nowhere looking like fishermen। कि हाँ भाई, कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो लोग पेट्रोल कर रहे थे। यहाँ देखो हेलीकॉप्टर के थ्रू वो पेट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने नीचे एक बोट देखी और इस बोट में ऐसे लोग उनको दिखाई दिए जो मछली पकड़ने वाले तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग रोज के रोज कमाने के लिए निकलते हैं और कभी कभी वो बॉर्डर्स भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी कभी हमारी नेबरिंग कंट्री से यहाँ पर आ जाते हैं इंडियन ओशन के अंदर या इंडिया से रिलेटेड जितने ओशंस हैं। और ऐसे ही हमारे इंडियन फिशरमैन भी कभी कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। बट उनको ज़्यादा शक हुआ है कि बोट में कुछ और यानी स्मगलर्स या असामाजिक तत्व हो सकते हैं। द कोस्ट गार्ड वर क्लोजली ऑब्जर्विंग द मोमेंट ऑफ द बोट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सीज द बोट। तो ये लोग जो हेलीकॉप्टर्स में हैं, जो कि कोस्ट गार्ड्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ये बड़ी अच्छी से निगरानी कर रहे थे कि बोट के अंदर ये लोग कुछ हरकतें करें जिससे इनको एक प्रूफ मिल जाए और ये इनकी बोट को रुकवा सकें और सीज कर सकें। दे ऑब्जर्व दैट द बोट इज मूविंग अलोंग अ प्लानर सरफेस। और इनको लग रहा है कि ये जो बोट है वो एक प्लेन के अंदर कंटेन्ड होती हुई आगे बढ़ रही है। ध्यान से देखिए ये चीज। एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अगर हम ऑब्जर्व करें चीजों को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एंड द बोट इज एट 1,3,5। यानी अगर मैं हेलीकॉप्टर की पोजीशन ले लेता हूं, मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1,3,5 हैं। और जो बोट के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं इसको b मान लेता हूं तो वो 2,5,3 हैं। तो आइए इन्हीं बेसिस पर, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अब आप समझ गए कि 3D से रिलेटेड है। आइए इन्हीं के बेसिस पर अब हम दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन दी above, answer the following. First question, if the line joining the position of the helicopter and the boat is perpendicular to the plane in which the boat moves, then find the equation of the plane. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बोल दिया गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ए को, अगर आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, और इस पॉइंट बी को हमने लिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और ये जो है ये इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है, देखिए बोट तो स्पीड बोट है, वो थोड़ी टिल्ट होकर भी मूव कर सकती है, तो बताइए कि ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या है। अब आप एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए ये वो प्लेन है जिसपे बोट मूव कर रही है और ये बी पॉइंट बोट का है और ए पॉइंट हेलीकॉप्टर का है, और जैसे इसको ज्वाइन करा ये 90 डिग्री पर आ रहा है, तो ये एक तरह से नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो प्लेन के ऊपर है। तो हम एक प्रिंसिपल पॉइंट यानी जनरल पॉइंट लेकर प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे को यूजिंग ए बी डी रेशियोज निकालने पड़ेंगे। यूजिंग ए एंड बी we are finding the d ratios of the normal to the plane। आप इससे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं इस केस स्टडी को ये मान के चलता हूं कि मैं इसके थ्रू आपको चैप्टर भी रिवाइज करा सकूं, इसीलिए पूरी प्रेजेंटेशन भी देता हूं। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, तो देखिए किस तरह से आप करेंगे, वरना आप, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म है, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो क्या होंगे डी रेशियोज? x2 - x1 इज टू y2 - y1
इज टू z2 माइनस सी की वैल्यू होगी z2 माइनस z1। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। बी पॉइंट जो है वो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग किसी को भी x1 y1 z1 माने तो दूसरे को हम x2 y2 z2 ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, को मैं ऐसा करता हूँ कि इस ए पॉइंट को मैं x2 y2 और z2 मान लेता हूँ, और इसको मैं x1 y1 और z1 मान लूँगा, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम x1 y1 z1 लेना पड़ेगा, हमें वो पॉइंट लेना पड़ेगा जो प्लेन के ऊपर है। तो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 5, और सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 माइनस 3। यानी ए इज टू बी इज टू सी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा -1 इज टू -2 इज टू 2। और अब हम फंडामेंटल इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये होती है, ध्यान से देखिए, तो हमारे पास x1 y1 z1 भी है, जो मैंने पहले ही कहा x y z तो लेना ही पड़ेगा, उसी के थ्रू हमारे पास इक्वेशन आएगी, लोकस आएगा, और ए बी सी भी है। दिस इज -1 इंटू एक्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे, और बी के कोऑर्डिनेट्स, पहला x कोऑर्डिनेट है 2, प्लस मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़ायदा हमें मिल जाए, अनटाइडी से ना हो, ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्लस -2 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ओपन करेंगे, -2x माइनस 2y प्लस 2z, देखिए मैंने पहले ये ओपन कर दिया, और उसके बाद आ रहा है +2 प्लस 10 माइनस 6, यानी ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, -x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, क्या ये किसी से मैच करता है? सो इन्होंने क्या करा हुआ है कि 6 को राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो हम कुछ नहीं करते, हम भी इनको रिस्पेक्ट करते हुए, हालांकि जनरल फॉर्म में सब कुछ एक साइड पर होता है, लेकिन ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिया, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 2z। ये देखिए क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो विजिबल है, और होना चाहिए था, और हमने देखिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको कर लिया। आइए देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इफ द कोस्ट गार्ड डिसाइड टू शूट एट द बोट at the given instant of time, then what is the distance in meters that the bullet has to travel? ये 4 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अब आप ये पढ़कर परेशान मत हो, हैरान मत हो कि क्या कहना चाहते हैं। सीधा सीधा वो एक डिस्टेंस मांग रहे हैं, जबकि अगर हेलीकॉप्टर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जहाँ सोर्स है, ये हेलीकॉप्टर जहाँ पर है, और ये जो प्लेन अभी अभी हमने फाइंड करा, इसको अगर हिट करना है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराना चाहिए, यानी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि हम ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लें। भाई वो भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही था, और जब वो डिस्टेंस निकल कर आएगा तो वो डेफिनेटली वही डिस्टेंस होगा जहाँ पर वो बुलेट ट्रेवल करनी चाहिए, जो जल्दी से जल्दी उसको हिट कर सके। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, यानी अगर आपको एक पॉइंट दिया होता है, मान लीजिए वो पॉइंट दिया हुआ है PQR, और प्लेन जो है वो उसकी जनरल इक्वेशन दी हुई है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है A टाइम्स ऑफ P प्लस B टाइम्स ऑफ Q प्लस C टाइम्स ऑफ R प्लस D अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और ये 1 मार्क के लिए, 1 मार्क यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं प्लेन की इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, जो कि अभी अभी हमने फाइंड करी है, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिख लीजिएगा। ये देखिए ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, और यहाँ पर है वो हेलीकॉप्टर, यानी 1, 3, 5। तो ये डिस्टेंस भी अगर हम निकालें
तो उससे भी हमें आंसर मिल सकता है। देखिए आपके पास कितने सारे मेथड होते हैं और आप इस बात के लिए नहीं घबरा रहे कि कैसे होगा, आपको ये लग रहा है कि कैसे होगा, मेथड 1 से करूं कि मेथड 2 से। तो ये देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस की इंतहा होती है, जो पूरी तरह से आपके पास होता है और आप जल्दी से डिसाइड कर कर ये पता लगा लेते हैं कि मैंने इस मेथड से करना है और आप उसी पर कायम रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से पेपर में आगे बढ़ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं p की वैल्यू 1 लेता हूँ और a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 6 और माइनस 6 कैंसिल हो रहा है, जबकि 1 माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ 9 आ रहा है, यानी 9/3 यानी 3 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस आना चाहिए। फिर से हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन देख लिया करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन बी हमें हिट करना है, यही एक ठीक ऑप्शन है। आइए थर्ड पार्ट देखें। इफ द कोस्ट गार्ड डिसाइड्स टू शूट द बोट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम when the speed of the bullet is 36 meters a second, then what is the time taken for the bullet to travel and hit the boat? तो ये जो पार्ट है ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, ये पार्ट 2 से कनेक्टेड है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ 3 मीटर्स निकाला हुआ है और आप बहुत इसमें फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेसिक नॉलेज से पता लगा सकते हैं, बिकॉज आपको मालूम है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको क्या चाहिए, टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपने पता लगा लिया था 3 मीटर्स है, स्पीड यहाँ पर मीटर्स में ही दी हुई है 36 मीटर्स अ सेकेंड, तो आपको जो टाइम पता लगाना होगा वो टाइम होगा 1/12 सेकेंड। ये देखिए 1/12 ऑफ अ सेकेंड, ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन बी नहीं दिख रहा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी है 1/10 और ऑप्शन डी देखिए 1/12, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फोर्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात देखें तो देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। एट दैट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब ये सारी बातें हो रही थी, the equation of the line passing through the positions of the helicopter and the boat is, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप चारों में देखो जिस पॉइंट को बेस माना हुआ है वो 1, 3 और 5 लेके कहा गया है। यानी अगर आपको याद हो जब हम बात कर रहे थे ए और बी को लेकर, पॉइंट ए और बी को लेकर, अगर मैं यहाँ बात करूँ इसको, ये वो पॉइंट था जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड था और ये वो पॉइंट है जो बोट से रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ ए बी की बात करी थी, इधर डिस्टेंस की या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की, तो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें इसी की इक्वेशन बनानी पड़े तो ऑब्वियसली ये लाइन है और हम लोग यूज़ करने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और देखिए सभी का सभी जो है, जो कुछ भी दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको मालूम है, अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं और इस बार इसको x1 y1 z1 ले लूं, ध्यान से देखिए ये पॉइंट क्या है, वापस आता हूं 3,5 और ये है 2,5,3, सो 1,3,5 और ये है 2,5,3। तो जब 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो आपको इक्वेशन मालूम है। पहले ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और फिर वही बात, क्योंकि ये MCQs हैं, आप चाहें तो ये जल्दी जल्दी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि हाँ अगर ये एक फुल लेंथ क्वेश्चन हो तो कैसे करिएगा। देखिए इस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, बहुत आसान है, x-1/2-1 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे डी रेशियोज फॉर्म हो रहे हैं, y-3/5-3 ये 2 हो गया है, जो कि आप जानते भी हैं, आपने ऑलरेडी डी रेशियोज निकाले हुए हैं। अगर आपको वो याद है तो आप सीधा z-2/3-5 -2 हो जाएगा इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आ गई है इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखते हैं कि क्या है। क्या ये फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो रहा है, और आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दूं कि x, y, z इनके कोएफिशिएंट्स +1 होने चाहिए। ये आपको बता दूं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द
लाइन आपको देखना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है, इसलिए मैं इसको रिमूव करता हूं और लिख रहा हूं कि जो आंसर है वो ऑप्शन ए है हमारे पास। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं और लास्ट में मैं इनके आंसर्स को भी आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि हमने आंसर्स तो निकाल लिए हैं, वी आर फुली कॉन्फिडेंट, बट फिर भी मैं उन आंसर्स को भी शेयर करूंगा जो इस केस स्टडी के एंड में दिए हुए थे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ यानी आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अभी तक जितने केसेस करे गए थे उनकी बात ना करें हम और कोई और पोजीशन ले लें। At the different instant of time, the boat moves to a different position along the planar surface. What should be the coordinates of the location of the boat if the Coast Guard shoots the bullet along the line whose equation is this for the bullet to hit the boat? यानी exact coordinates क्या हो जाएं कि जब बोट को कोस्ट गार्ड्स हिट करें और वो प्लेन के किसी दूसरी पोजीशन पर हो। यानी ध्यान से देखें, इस बार जो इक्वेशन है वो बदल गई है। यानी आप ध्यान से समझें, अगर ये वो बोट है और ये वो चॉपर है जहां से हिट करी जाएगी और ये वो लाइन दे दी गई है, इस बार ए और इसको सी ले लेता हूं मैं। ये इक्वेशन ऑफ ए सी दे दी गई है और हमसे मांगा गया है सी। तो व्हाट इज सी? सी इज द पॉइंट ऑफ, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो पॉइंट है जहां लाइन प्लेन को मीट करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो देखिए, इसको करने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है। आप लाइन से एक आर्बिट्री पॉइंट निकाल लीजिए और प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए। अब लाइन हमारे को दी हुई है और प्लेन की इक्वेशन भी हमारे पास है। मैं एक बार फिर से प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर आपको याद हो हमने इस तरह से ले लिया था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इस बार गिवन लाइन क्या है? फॉर दिस इंस्टेंट द गिवन लाइन इज x अपॉन वाई, y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल z माइनस 2 अपॉन 1, और मान लें ये लैम्डा हो गया है। और हम जो पॉइंट निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट C होगा और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां ये प्रपोर्शन में दिया हुआ है। और याद रखिए, जब भी कोई चीज प्रपोर्शन में दी होती है और उसमें से आप किन्हीं दो चीजों को रिलेट करते हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। यानी x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? लैम्डा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस 1। ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू, अगर लैम्डा लिखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 और z हो जाएगा लैम्डा प्लस 2। और ये डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई करेगा? दिस पॉइंट satisfies या holds the equation of plane। तो अब प्लेन में सेटिस्फाई करा दीजिए, देखिए। और प्लेन में जब सेटिस्फाई कराएंगे तो x के बदले हम क्या पुट करेंगे? लैम्डा, और y के बदले क्या पुट करेंगे? 2 लैम्डा प्लस 1, और z के बदले पुट कर देंगे लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की तैयारी होगी हमारे पास, ध्यान से देखिए, और बड़ी अच्छे से और बिना किसी घबराहट के हमेशा आप आगे बढ़ें। ध्यान से देखें, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर 3 लैम्डा है कैलकुलेशन से, और यहाँ माइनस 8 आ रहा है, यानी लैम्डा की वैल्यू आ रही है 8 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट देखते हैं कि क्या बनेगा। तो लैम्डा तो 8/3 हो गया है। ध्यान से देखिए, एक स्मार्ट वर्क लगाने की कोशिश करते हैं। तो 8/3 यानी फर्स्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, सेकंड और थर्ड में से कोई हो सकता है, और यहाँ डी पार्ट में से भी हो सकता है कुछ। अब यहाँ सेकंड पॉइंट यहाँ पुट करके देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सी है, वही मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट करी है, और ये हो गया है 16/3 प्लस 1, और यहाँ हो गया 8/3 प्लस 2। तो सभी कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा कुछ है कि सभी कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ देखिए, ये बाकी दोनों पॉइंट्स तो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब डी पार्ट आंसर होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ध्यान से देखिए, ये 19/2 हो जाएगा और ये 14/3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, यानी जहां पर वो बुलेट हिट करेगी, अब जो जहां पर बोट होगी वो ये पोजीशन होगी, और ये इनमें से कुछ भी नहीं है।
तो आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी होगा, यानी नन ऑफ दीज। बट हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर भी है। हो सकता है यही केस स्टडी चेंज कर कर ये कोऑर्डिनेट दिया जाता, तो जो भी अप्रोप्रिएट आंसर होता आप उसको मार्क कर देते हैं। और बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि केस स्टडी ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आंसर्स भी पोस्ट करूँगा, तो ये देखिए, ये हैं वो आंसर्स उन 5 पार्ट्स के जो हमने करे। इसके अलावा अगर बच्चों आपको कैप्सूल कोर्स करना है, यानी कोई क्रैश कोर्स करना है, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ आपको प्रॉब्लम है, या हमारे साथ अगर एक सिस्टमैटिक पढ़ाई, आप अपने जूनियर्स को भी बोल सकते हो, अगर हमारे साथ सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है लाइव लेक्चर्स के थ्रू, तो गिवन नंबर पर, दिए हुए नंबर पर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और वो आपको एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन या तरीका बता देंगे जिसके थ्रू आप पढ़ाई में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए इस चैनल पर, और हाँ, इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और जिन बच्चों तक ये वीडियोस जाएंगे उनकी भी पढ़ाई में उनको फ़ायदा होगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।